हाय, सुजलॉन एनर्जी जो जुलाई 22 में 5 से 6 रुपीस के बीच में ट्रेड होता था वो आज 45 रुपीस पर पहुंच चुका है। जो मेन रीजन है इस ग्रोथ के पीछे वो है कंपनी का प्रॉफिटेबल होना। एंड बिजनेस प्रॉफिटेबल कैसे हुआ उसका पहला रीजन ये है कि जिन बैंक्स ने लोन दिया था उन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया सो दैट कंपनी इजिली डेट के बर्डन को हैंडल कर पाए। एंड सेकंड रीजन है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ। एंड इस सेक्टर के पीछे के ग्रोथ के रीजंस भी हम जानते ही हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट को लेकर बढ़ते हुए कंसर्न्स, उसके बाद कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज COP26, जिसमें अलग अलग कंट्रीज ने अपने आप को कार्बन न्यूट्रल करने के लिए टारगेट सेट किए एंड उनके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। हमारे देश भारत का भी टारगेट है कि बाय 2070 नेट कार्बन न्यूट्रल के टारगेट को अचीव करना। तो ये कुछ मेजर रीजंस है सुजलॉन एनर्जी के प्रॉफिटेबल होने के पीछे। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स ये भी बोलेंगे क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक था इसलिए ये 8 से 9 टाइम्स इजिली मल्टीप्लाई हो गया। तो मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस कितना ग्रो करेगा या कितना ग्रो किया है वो उसके प्राइस के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहले तो वो डिपेंड करता है बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर एंड सेकंड करता है मार्केट कैप पर, क्योंकि 5000 करोड़ वाली कंपनी के लिए आसान है अपनी मार्केट कैप को डबल करना देन किसी 5 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी के कंपैरिजन में। तो सुजलॉन एनर्जी का शेयर प्राइस अप्रोक्सीमेटली 8.5 टाइम्स ग्रो किया है। तो स्टॉक प्राइस जब 5.83 पर था उस टाइम मार्केट कैप क्या होगी उसको निकालने के लिए हम आज की मार्केट कैप जो है 60,400 करोड़ के अप्रॉक्स इसको डिवाइड कर लेते हैं 8.5 से, जो कि निकल कर आता है 7100 करोड़ के अप्रॉक्स। मींस उस टाइम ये बिजनेस अप्रोक्सीमेट 7100 करोड़ के अप्रॉक्स था, जो कि एक स्मॉल कैप बिजनेस बोला जा सकता है। अगर आप भी उन इन्वेस्टर्स में से हैं जो कुछ ऐसी कंपनीज को सर्च कर रहे हैं जो सुजलॉन एनर्जी की तरह नेक्स्ट टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है, देन यू आर वाचिंग राइट वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमने ऐसी कुछ 3 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है, लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ एक कंपनी पर ही डिस्कशन करेंगे। इन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमने जो क्राइटेरिया लगाया है उसमें फर्स्ट है प्रेजेंटली लॉस मेकिंग कंपनीज, इंडस्ट्री में टेलविंड जैसे कि सुजलॉन एनर्जी के केस में थी, एंड थर्ड है एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि सुजलॉन के केस में जो डेट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था उसमें काफी हद तक मैनेजमेंट रिस्पांसिबल थी। तो आज डिस्कस की जाने वाली कंपनी बिजनेस कैसा कर रही है, प्रॉफिटेबल कब तक हो सकती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पांसिबल होंगे इसमें टर्न अराउंड के लिए, ये सब जानना काफी जरूरी है ऐसी कंपनीज में बने रहने के लिए। अदरवाइज ऐसे बिजनेस हमें काफी परेशान भी कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो में प्रोवाइड की जा रही इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखें। तो मैं सुशील देवल कैपिटल एंड गेन्स में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, प्लीज कंसीडर दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। फ्रेंड्स, पहले आप इस वीडियो को देखें, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तभी लाइक करिए। कंपनी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है एंड उसमें भी स्पेशली सोलर एनर्जी मार्केट में, जो कि प्रेजेंटली 7% के CAGR से ग्रो कर रही है। कंपनी का नाम स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है एंड इस कंपनी में रिलायंस ग्रुप की पेरेंटेज है। फ्रेंड्स, 2018 में कंपनी अप्रोक्सीमेटली 6800 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करती थी एंड 2019 में कंपनी ने अप्रोक्सीमेट 8200 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि कंपनी की आज के मार्केट कैप के कंपैरिजन में 65% तक है। तो आज जब कंपनी अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ का बिजनेस कर रही है एंड इसकी मार्केट कैप है प्रेजेंटली 13,000 करोड़ के अप्रॉक्स, मींस रेवेन्यू से 6 टाइम्स ज्यादा कंपनी की मार्केट कैप है। इट मींस कि जब कंपनी 2019 में 8200 करोड़ के अप्रॉक्स रेवेन्यू जनरेट कर रही थी तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती है 50,000 करोड़ के अप्रॉक्स। काफी चांसेस है कि मार्केट कैप 50,000 करोड़ से भी ज्यादा हो, क्योंकि उस टाइम ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस को हमेशा ही अच्छी वैल्यूएशन मिलती है देन लॉस मेकिंग बिजनेस। तो मैनेजमेंट का क्या कहना है बिजनेस के प्रॉफिटेबल होने पर, एंड मैनेजमेंट जो भी कह रही है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, क्या वैसा कुछ होता दिख भी रहा है कि नहीं, कहीं इन्वेस्टर्स को मिसलीड तो नहीं किया जा रहा, कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल होगी भी कि नहीं होगी, प्रॉफिटेबल होगी भी तो कब तक। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर चले जाते हैं। तो यहां पर अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को देखें जो कि काफी नेगेटिव में चले गए थे, तो लास्ट के 3 क्वार्टर से थोड़ा बेटर होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कि लास्ट के 2 क्वार्टर में थोड़ा और भी बेटर हुए हैं। यही कारण है कि लास्ट के 3 क्वार्टर्स में कंपनी के लॉसेस नैरो हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये भी एक साइन होता है जब कंपनी टर्न अराउंड की तरफ बढ़ती है, क्योंकि प्रॉफिटेबल होने से पहले कंपनी के लॉसेस नैरो होते हैं एंड वो यहां पर भी होता हुआ दिख रहा है। तो ये है फर्स्ट हिंट। नेक्स्ट, अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री को देखें तो हमें 2 तरह की टाइमलाइंस देखने को मिलेगी। तो मैनेजमेंट ने जिस तरह की कमेंट्री दी है उसमें इस तरह का कंक्लूजन बनता है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में पॉसिबिलिटी है टर्न अराउंड होने की इन टर्म्स ऑफ
EBITDA एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद एक क्वेश्चन में ही दर्शल जवेरी जी मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिकोड करते हुए बोलते हैं, ये उनकी लाइनें हैं एंड आई कोट, तो मैं ये समझ पाया हूं कि अगले 5 क्वार्टर हम काफी बुलिश हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अगले साल हम ब्रेक इवन पर पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्रेक इवन का मतलब होता है बिजनेस में ऐसी स्टेज जब हम लॉस मेकिंग से नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। तो मैनेजमेंट ने क्या आंसर दिया है एंड आई कोट, हमें विश्वास है कि ये क्वार्टर भी प्रॉफिटेबल होगा एंड अगर ये क्वार्टर ही प्रॉफिटेबल है तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी कह रहे हैं उसे कहना बिल्कुल फेयर होगा। तो फ्रेंड्स, यहां जिस क्वार्टर की बात हो रही है वो प्रेजेंट क्वार्टर की हो रही है, यानी कि Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 की। तो इस स्टेटमेंट में मैनेजमेंट के लोग इस क्वार्टर से ही प्रॉफिटेबल होने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बेसिस पर नियर टर्म में ही टर्न अराउंड होने की बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले है कंपनी की ऑर्डर बुक। एज ऑफ 30 मार्च 2023 कंपनी के पास ऑर्डर बुक थी 4913 करोड़। उसके बाद फिर कुछ और नए ऑर्डर्स आए, वो आए थे 5527 करोड़ के, जिसमें से 1700 करोड़ के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए। एंड एज ऑफ 17 Jan 2024 कंपनी के पास 8750 करोड़ के अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं। एंड इन अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में से 87.4% ऑर्डर्स इंडिया में से हैं। इंडिया से मेजॉरिटी ऑफ अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर वैल्यू होना ये अच्छी बात है, क्योंकि बाकी सेक्टर्स के साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भी काफी फास्ट पेस पर ग्रो कर रहा है इंडिया में। फ्रेंड्स, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अगर ग्रोथ नहीं होती तो सुजलॉन एनर्जी कभी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ होता। फ्रेंड्स, जो टोटल ऑर्डर बुक है इसमें अभी नाइजीरिया वाले ऑर्डर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। रिलायंस के जो खुद के प्रोजेक्ट्स हैं उन ऑर्डर्स को भी इंक्लूड नहीं किया गया है। इनफैक्ट काफी सारे PSUs द्वारा बिडिंग अभी पाइपलाइन में है, जो कि Q4 में ही क्लोज होनी है, वहां से भी कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, रिलायंस के भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफी एम्बिशियस प्लान्स हैं एंड आने वाले मंथ्स में इन्हें रोल आउट भी कर दिया जाएगा। इनमें से काफी सारी अनाउंसमेंट्स पब्लिकली हो भी चुकी हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री खुद के लिए नेट जीरो कार्बन के स्टेटस को अचीव करेगी बाय 2035। ग्रीन एनर्जी के लिए 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करना, न्यू एनर्जी इकोसिस्टम के लिए 60,000 करोड़ इन्वेस्ट करना एंड उसमें जो प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे उन्हें आप स्क्रीन को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद एंड टू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम के लिए 15,000 करोड़ इन्वेस्ट करना, गुजरात में ग्रीन एनर्जी के लिए 5.9 लाख करोड़ इन्वेस्ट करना एंड उत्तर प्रदेश में 10 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी का सेटअप करना। उसके बाद रिलायंस के और भी काफी सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूं एंड इन्हें आप स्क्रीन को पॉज करके स्टडी भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्री जो भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर रही है, यहाँ स्टर्लिंग एंड बिल्सन रिलायंस इंडस्ट्रीज के इन एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में उनका साथ देने वाली है, क्योंकि कंपनी के लिए कुछ ऐसे ग्रोथ ट्रिगर्स हैं जिन्हें अभी ऑर्डर बुक में इंक्लूड भी नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, नाइजीरिया वाले ऑर्डर्स के बिना एंड रिलायंस वाले ऑर्डर्स के बिना जो ऑर्डर बुक अभी 8,750 करोड़ की है, तो ये एग्जीक्यूट कब तक होनी है? तो मैनेजमेंट ने यहाँ पर उसका आंसर किया है कि ये जो ऑर्डर बुक है ये नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में एग्जीक्यूट होनी है। मींस कंपनी अगले 12 से 18 महीने में ऑलमोस्ट 8,750 करोड़ के अराउंड रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। मान लो ये अगर ऑर्डर बुक नेक्स्ट 18 मंथ्स में ही एग्जीक्यूट होती है तो आप मोटा मोटा मान के चल सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी की रेवेन्यू ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के अप्रॉक्स रहने वाली है। एंड उस केस में हम ये मान लेते हैं कि उससे नेक्स्ट जो 6 मंथ्स हैं उसमें 3,750 करोड़ तक रेवेन्यू आ सकती है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 23 की रेवेन्यू जो कि 2,000 करोड़ के अप्रॉक्स थी, तो इसके कंपैरिजन में रेवेन्यू 2.5 टाइम्स ज्यादा हो सकती है बाय फाइनेंशियल ईयर 25। इन ऑर्डर बुक से कंपनी प्रॉफिट क्यों बना सकती है? उसका पहला रीजन यह है कि कंपनी पहले तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर काम करती है। उसके बाद कंपनी के पास जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल वाले हैं, मींस सारे प्रोजेक्ट कैश पॉजिटिव हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लग रहा है अब आप वीडियो को लाइक कर दें। आपके रिस्पांस को देखकर ही नेक्स्ट 2 और जो सिमिलर कंपनीज है हमारे पास वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। क्या कंपनी की हेल्दी ऑर्डर बुक ही कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाएगी एंड फ्यूचर में ग्रोथ लाएगी? ऑफ कोर्स नहीं। इससे भी बड़ा कारण यह है कि दिसंबर के मंथ में कंपनी ने 1500 करोड़ का QIP किया है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी जाएं तो हमें काफी सारी चेंजेस देखने को मिलेगी। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो एक क्वार्टर पहले 67.56% हुआ करती थी, वो एक ही क्वार्टर में कम होकर 52.99% रह गई है। लेकिन इसके कंपैरिजन में FIIs एंड DIs ने का स्टेक अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखा है। कुछ एस इन्वेस्टर्स भी एंटर हुए हैं लास्ट क्वार्टर में, लेकिन सितंबर 23 एंड दिसंबर 23 दोनों क्वार्टर्स को कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स की होल्डिंग बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। फ्रेंड्स, अब इस QIP का जो इंपैक्ट हुआ है वो हमें कंपनी की बैलेंस शीट में तो देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट थोड़ी यहां में पुरानी दिख रही है। इस QIP का इंपैक्ट ये हुआ है कि सितंबर एंड तक कंपनी के ऊपर डेट था 2,178 करोड़ एंड दिसंबर के एंड में 1,600 करोड़ रीपे कर दिया गया। उसके बाद जनवरी के डेट के लिए 125 करोड़ एडवांस पे कर दिया गया है एंड जनवरी एंड में जो टोटल डेट बचा था वो बचा था 450 करोड़ एंड इस 450 करोड़ के अगेंस्ट में 75 करोड़ कंपनी ने ईयर मार्क कर रखे हैं जो कि FD में पड़े हैं। तो अब कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 376
67 करोड़ है, जो कि नेग्लिजिबल है। तो ओवरऑल अगर हम बैलेंस शीट देखें तो एज ऑफ 31 दिसंबर कंपनी के पास अप्रोक्सीमेटली 550 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं एंड कंपनी की नेट वर्थ 982 करोड़ है। इससे पता चलता है कि कंपनी की बैलेंस शीट भी काफी क्लीन हो गई है। फ्रेंड्स, कंपनी का पूरा सिनेरियो देख के एंड दो अलग अलग क्वेश्चंस में मैनेजमेंट की कमेंट्री देख के रिगार्डिंग टर्न अराउंड, यहाँ एक तरफ मैनेजमेंट ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में टर्न अराउंड हो सकता है बोथ एट एबिटा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड दूसरा ये बताया था कि इस क्वार्टर में भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो इसका यही मतलब समझ आता है कि इस क्वार्टर में बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन इससे फुल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 के नेट प्रॉफिट्स पॉजिटिव नहीं होंगे, क्योंकि बाकी वाले 3 क्वार्टर्स लॉसेस में गए हैं। इसलिए उन्होंने इस क्वार्टर में प्रॉफिटेबल होने की बात की है एंड इसके बाद उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में टर्न अराउंड की बात की है। तो सिंपल सा मतलब है कि Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 से हमें पॉजिटिव चेंजेस दिख जाने चाहिए एंड ऑफ कोर्स इसके रीजंस को भी हमने डिस्कस किया है। तो जब कंपनी टर्न अराउंड हो ही रही है तो क्या नेक्स्ट 5 इयर्स में 10x हो सकती है? तो आंसर है बिल्कुल हो सकती है। गारंटी है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इट्स स्टॉक मार्केट। तो अब हमें करना क्या चाहिए? क्या अच्छा खासा पैसा डाल देना चाहिए? फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो के जैसे बाकी स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। कुछ लोग सिंगल स्टॉक में 5% एलोकेट करते हैं, कुछ लोग 6% एलोकेट करते हैं, या कुछ लोग 8 या 9% भी एलोकेट करते हैं। तो आपको अपनी डाइवर्सिफिकेशन लिमिट को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि हमारी सारी स्टडी गलत हो सकती है एंड आपको हैवी लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि एज ऑफ डेट कंपनी लॉस मेकिंग है। जिनकी रिस्क एपेटाइट लो है वो 2%, 1% या उससे भी कम एलोकेट कर सकते हैं। जिनकी पर्सनल स्टडी के अकॉर्डिंग कंपनी फिट नहीं बैठती है तो उन्हें तो बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। फ्रेंड्स, जिन व्यूअर्स ने वीडियो को स्किप करके देखा है, इन माय ओपिनियन उन्होंने कुछ मेजर मिस किया है। उस केस में वीडियो को उन्हें फिर से देख लेना चाहिए। एंड जो व्यूअर्स अभी तक बने हुए हैं, प्लीज हिट द लाइक बटन सो दैट हमारे पास जो सिमिलर 2 और कंपनीज हैं वो भी आपके लिए लेकर आ पाए। एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।